हर देश की एक कहानी होती है जो बार बार सुनाई जाती है। अमेरिका के लिए वह सबसे भयानक समय अमेरिकी गृह युद्ध का था। यह संघर्ष अमेरिका की आत्मा, राजनीति, अर्थशास्त्र और विचारधारा के लिए एक लड़ाई थी। यह पहचान की अवधारणा पर केंद्रित था कि एक अमेरिकी होने का क्या मतलब है, और यह सब दास्ता की दुखद कहानी से जुड़ा हुआ था। इस युद्ध में कई नई तकनीकों और हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने भविष्य के युद्धों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह भी क्रूर, खूनी और व्यक्तिगत था। उस भयानक संघर्ष में लड़ने वाले लोगों की अनगिनत कहानियां हैं। इस एपिसोड में हम 3 योद्धाओं की कहानियों की जांच करेंगे, जिन्हें उनके पक्षों ने सम्मानित किया और विरोधियों ने नफरत और डर का कारण माना। यहां अमेरिकी गृह युद्ध के 3 सबसे भयंकर योद्धा हैं। वर्ल्ड वॉर 1945 में आपका स्वागत है। जब जैक हिंसन ने स्टीवर्ट काउंटी, टेनेसी में अपना तंबाकू का खेत शुरू किया, तो उन्हें इस बात का कम अंदाजा था कि वह उस जगह पर बस रहे हैं जो गृह युद्ध में दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति बनेगी। युद्ध के दौरान इस क्षेत्र को ट्विन द रिवर्स कहा जाने लगा। इसकी ऊंची स्थिति के कारण इसे बचाना आसान और यहां के खेतों से सैनिकों को आपूर्ति की जा सकती थी। जैसे ही संघीय राज्य, जिनमें उनका मूल टेनेसी भी शामिल था, संघ से अलग होने की कोशिश करने लगे, जैक हिंसन ने लड़ाई में तटस्थ रहने का कठिन कदम उठाया। उनका खेत दास्ता से बना था, किंतु उन्होंने 1871 तक अपने दासों को मुक्त कर दिया। हालांकि कई ने उनके अधीन काम जारी रखा। उनके तटस्थ रवैये के बावजूद उनके दोनों बेटों ने संघीय सेना के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जो उनके गृह राज्य में संघीय बलों से कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। संघीय बल आमतौर पर बेहतर सुसज्जित और प्रशिक्षित थे। हिंसन के बेटे जैसे स्थानीय संघीय सैनिकों ने क्षेत्र के अपने ज्ञान का उपयोग गुरिल्ला युद्ध के लिए किया। संघीय सैनिकों पर जाल और घात लगाकर हमला किया। इससे संघीय सैनिक स्थानीय आबादी के प्रति संदेहास्पद हो गए, जो इन गुरिल्ला लड़ाकों, जिन्हें बुशवैकर्स कहा जाता है, का समर्थन कर सकते थे। जैक हिंसन, जिन्हें ओल्ड जैक के नाम से जाना जाता था, कठिन समय में जीने की कोशिश से संघीय कारण में शामिल होने के उनके बदलाव को लेकर बहस है। एक लगातार दावा यह है कि उनके 2 अन्य बेटों को संघीय सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने उन पर बुशवैकर्स होने का आरोप लगाया था, और बिना किसी मुकदमे या किसी भी प्रकार के सबूत के उन्हें फांसी दे दी। फिर बेटों का सिर काटकर परिवार के खेत की बाट पर रख दिया गया, जब संघीय सैनिक हथियारों की तलाश में खेत लूट रहे थे। हालांकि इस दावे को अक्सर विवादित या संदिग्ध माना जाता है, क्योंकि इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि वह हमेशा संघीय पक्ष के प्रति सहानुभूति रखते थे और बस समय खरीदने या पास के संघीय सैनिकों की जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते थे। उनका फार्म संक्षेप में जनरल यूलिसिस एस ग्रांट की मेजबानी कर रहा था। ग्रांट का मानना है कि संघ के खिलाफ हथियार उठाने का सबसे आम स्वीकृत कारण संघीय सैनिकों का स्थानीय लोगों के साथ बर्ताव था। संघीय सेनाओं ने कब्जा किए गए इलाकों में किसानों पर अत्याचार किया। उनकी फसलें और पशुधन अक्सर संघ द्वारा जब्त कर लिए जाते थे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। संघीय सैनिकों ने उत्तर की दास्ता विरोधी नीति के बावजूद दासों को उनके मालिकों से छीनकर अपने उद्देश्यों के लिए सेवा करने पर मजबूर किया। हिंसन और उनके परिवार को अंततः घर से निकाला गया, जिसे बाद में संघीय सैनिकों ने जला दिया। हिंसन के लिए, जो बस जीने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लगा होगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उसने राइफल उठाई और बूढ़ा जैक युद्ध के लिए निकल पड़ा। लेकिन पहले 31 दिसंबर 1866 को
उसने एक स्विस प्रवासी के पास के खेत की यात्रा की जो युद्ध में तटस्थ था। वह और बूढ़ा जैक युद्ध से पहले से ही एक लंबी दुश्मनी में उलझे थे और उसके खेत से निष्कासित होने के बाद उसके मन में बदला था। बूढ़े जैक को पड़ोसी पर शक था, इसलिए उसने उसे गोली मार दी। अपने कॉन्फेडरेट साथियों की गुरिल्ला शैली की युद्ध में शामिल होकर बूढ़े जैक ने जल्द ही अपनी राइफल के साथ घातक कौशल का प्रदर्शन किया और जल्दी ही एक कुशल स्नाइपर बन गया। गुफाओं में रहकर वह प्राय टेनेसी नदी पर आने वाली यूनियन नावों का इंतजार करता था, जहां वह शीर्ष यूनियन अधिकारियों को निशाना बनाकर अपनी .50 कैलिबर केंट की लंबी राइफल की एक गोली से मार गिराता था। हर हत्या के साथ वह अपनी बंदूक की बैरल में एक निशान जोड़ता था ताकि स्कोर रखा जा सके और अंततः उसकी बंदूक में 36 व्यक्तिगत निशान हो गए। हालांकि कई इतिहासकार उन्हें इससे कहीं अधिक हत्याओं का श्रेय देते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार ओल्ड जैक के हाथों 100 यूनियन सैनिक मारे गए, जिससे वह युद्ध के सबसे सफल स्नाइपर बन गए। हिंसन ने कॉन्फेडरेट कैवलरी कमांडर नाथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट के लिए गाइड के रूप में काम करके अपना सबसे प्रसिद्ध कारनामा किया। हिंसन के मार्गदर्शन में फॉरेस्ट ने जॉनसनविले में यूनियन बल के खिलाफ एक सफल हमला किया, जो यूनियन अभियान के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति का केंद्र था। यूनियन सैनिकों ने ओल्ड जैक को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए, क्योंकि वे उनकी महत्वपूर्णता को पहचानते थे, लेकिन वह हमेशा बच निकलने में सफल रहे। ओल्ड जैक युद्ध से बच गए, लेकिन उनके बेटे रॉबर्ट, जो कॉन्फेडरेट गुरिल्लाओं के एक समूह का नेतृत्व करते थे, उतने भाग्यशाली नहीं थे। उन्होंने बीमारी के कारण अपनी 2 बेटियों को खो दिया, जिसे कई लोग यूनियन सैनिकों द्वारा बेदखली का परिणाम मानते हैं। युद्ध में पराजित होने के कारण उनका नाम कुछ समय के लिए भुला दिया गया था, परंतु बाद में इतिहासकारों ने उनकी कहानी को पुनः प्रकाश में लाया, जिससे वे टेनेसी राज्य की एक किंवदंती बन गए, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। युद्ध केवल भूमि या समुद्र पर ही नहीं जीते जाते। एक पक्ष की सफलता दूसरे को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर उसकी युद्ध क्षमता को नष्ट करने में निहित है। युद्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दुश्मन के लिए निर्धारित आपूर्ति को जब्त कर उन्हें अपनी युद्ध मशीन को शक्ति देने के लिए उपयोग करना। परंतु कभी-कभी युद्धरत पक्षों के पास शत्रु की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध अभियान चलाने हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं होते। निजी जहाजों का प्रवेश। अक्सर समुद्री डाकुओं के समान समझे जाने वाले निजी जहाजों के चालक दल वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें उनकी सरकार द्वारा दुश्मन जहाजों, विशेष रूप से व्यापारी जहाजों को पकड़ने और डुबाने या जब्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह खतरनाक काम था, विशेष रूप से अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान संघीय निजी जहाजों के लिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन की सरकार ने घोषणा की थी कि संघ वैध नहीं था और इसलिए उनके निजी जहाज भी नहीं थे। पकड़े जाने पर उन्हें समुद्री डाकू माना जाता और अक्सर फांसी दी जाती थी। संघीय विचारधारा या बस पुराने जमाने के लालच से प्रेरित फांसी के फंदे का खतरा संघीय कप्तानों को संघीय सरकार से चार्टर प्राप्त करने और संघीय जहाजों को जब्त करने से रोकने के लिए बहुत कम करता था। एक जहाज जिसे निजी जहाज के रूप में पूर्ण उपयोग किया गया वह C-S था। जेफरसन डेविस, जिन्हें संघ के पहले और अंततः एकमात्र राष्ट्रपति के सम्मान में नामित किया गया था, उन्हें अधिकांश लोग जेफ डेविस कहते थे। मूल रूप से 1845 में न्यू ऑर्लियंस में एक तेज नौकायन ब्रिग के रूप में बनाया गया। यह जहाज बाद में अवैध दास जहाज इको बन गया, जब तक कि अमेरिका ने इसे पकड़ नहीं लिया। क्यूबा के निकट नौसेना द्वारा 1858 में नीलामी में बेचे जाने के बाद चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना के शेयरधारकों के एक समूह ने इसे खरीदा और उत्तर के खिलाफ युद्ध के लिए पुनः उपयोग हेतु तैयार किया, अपने दक्षिणी कमांडर इन चीफ के नाम से शोभायमान। लेकिन हथियार उतना ही अच्छा होता है जितना उसका कप्तान, और इस मामले में जेफ डेविस के पास कॉन्फेडरेट बेड़े में सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक लुई सेम था। कॉक्सेटर एक निष्पक्ष व्यक्ति था जो कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करता था।
वह एक कुशल नाविक था और युद्ध के पहले जहाज में निवेशकों में से एक था। उनके साथ उनके पहले साथी विलियम रॉस पोस्टल थे, जिन्होंने टेक्सास की स्वतंत्रता के समय में उसकी नौसेना में सेवा की थी। इन दोनों व्यक्तियों और उनके 70 प्लस दल ने जून 1841 के अंत में शुरू हुए एक चौंकाने वाले अभियान के कारण यूनियन नौसेना के लिए सर्वाधिक वांछित समुद्री डाकू बन गए। कॉक्सेटर और जेफ डेविस को चार्ल्सटन से जून 28 को महान धूमधाम और परिस्थितियों के दृश्यों के साथ विदा किया गया, क्योंकि शहर लगभग एक सदी पहले अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान ब्रिटिश एडमिरल सर पीटर पार्कर की हार की वर्षगांठ भी मना रहा था। कॉक्सेटर ने अपने कौशल से जेफ डेविस को 5-6 साल पुराने ब्रिटिश लोहे की तोपों से लैस किया, जो यूनियन युद्धपोतों से लिए गए थे, जो ऐसे निजी जहाजों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। स्वतंत्र हो जाने के बाद कॉक्सेटर एक लूट अभियान शुरू करेंगे। ये लोग करेंगे जिस पर सबसे प्रसिद्ध समुद्री डाकू भी गर्व करते। 7 सप्ताह में वह और उनके लोग 9 विभिन्न आकार के जहाजों को पकड़ेंगे और उन्हें कॉन्फेडरेट बंदरगाहों में ले जाने का प्रयास करेंगे। एक बात के साक्षात्कार में एक शिकार ने कहा कि उन्होंने जेफ डेविस को उसके फ्रेंच कट हेमपन पालों की वजह से गलत पहचाना था। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, कॉक्सेटर उन पर आ चुका था। इतने कम समय में ऐसे नाटकीय कारनामों ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर सनसनी फैला दी और कॉक्सेटर तुरंत उस दिन का सबसे वांछित व्यक्ति बन गया, खुद संघीय राष्ट्रपति के अलावा, जिसका नाम उसके जहाज पर अंकित था। हालांकि कॉक्सेटर और उसके आदमियों के लिए यह सब सफलता नहीं थी। पुरस्कार पाना एक बात थी, लेकिन उन्हें वापस लाना बिल्कुल अलग अनुभव था। एक बार जहाज को पकड़ने के बाद कॉक्सेटर के दल के सदस्यों को इसे वापस लाने का आदेश दिया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए सभी के पास संघीय नाकाबंदी से बचने के लिए आवश्यक कौशल नहीं था। जब्त किए गए जहाजों में एक एन्चांट्रेस था, जो विलियम डब्ल्यू के अधीन था। स्मिथ और एक छोटे समूह को दल को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। फ्लोरिडा पहुंचने का प्रयास करते हुए जहाज को यूनियन जहाज यूएसएस अल्बाट्रॉस द्वारा रोका गया और फिर से कब्जा कर लिया गया। स्मिथ और उसके आदमियों को समुद्री डाकू मानकर बेड़ियों में न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चला और वे मुश्किल से मौत की सजा से बच पाए। कॉक्सेटर के अन्य पुरस्कारों में अल्वाराडो था, जिसे यूएसएस जेम्सटाउन ने किनारे तक पीछा किया। जेफ डेविस के आदमियों ने पुरस्कार न रख पाने के कारण जहाज को जलाकर भाग निकले, लेकिन शायद कॉक्सेटर द्वारा पकड़े गए जहाजों में एसजे की कहानी सबसे अविश्वसनीय थी। वॉरिंग माना जाता है कि जहाज को दक्षिण ले जाया गया था, लेकिन अधिकारी चकित हुए जब वह न्यूयॉर्क पहुंच गया, जिसे चालक दल ने फिर से नियंत्रित कर लिया था। जहाज को फिर से कब्जे में लेने का प्रयास तब शुरू हुआ जब एक काले रसोइये ने कुल्हाड़ी से रात में सोते हुए 3 विजेता चालक दल के सदस्यों की हत्या कर दी। कुछ मामलों में कॉक्सेटर ने पकड़े गए जहाजों के चालक दल को कीमती माल से मुक्त करके उन्हें छोड़ दिया। कई मामलों में उन्होंने पाया कि उनका चालक दल बढ़ रहा था, क्योंकि पकड़े गए जहाजों से भगोड़े संघीय पक्ष में शामिल होना चाहते थे। 2 जहाजों की नीलामी हुई और एक को डुबो दिया गया। कॉक्सेटर और जेफ डेविस को यूनियन के नाविकों द्वारा डराया गया, लेकिन संघीय लोगों ने उन्हें नायक माना। जब 16 अगस्त को जहाज फ्लोरिडा लौटा, भीड़ उनके घर वापसी पर स्वागत करने जुटी। एक भारी तूफान ने फ्लोरिडा तट को प्रभावित किया और कॉक्सेटर की कौशल भी जेफ डेविस को ग्राउंडिंग से नहीं रोक पाई, जिससे जहाज के छोटे लेकिन सफल करियर का अंत हुआ। कॉक्सेटर ने दूसरे निजी जहाज के लिए धन जुटाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे, और इसलिए उन्होंने ब्लॉकआउट रनर्स की कप्तानी करने का सहारा लिया। संघीय बेड़े को बायपास करने की अपनी कौशल का उपयोग करते हुए संघीय नाकाबंदी को पार कर महत्वपूर्ण आपूर्ति और निर्यात को संघीय व्यापार को रोकने का प्रयास कर रहे संघीय नाकाबंदी से पार किया। युद्ध के अंत तक जेफ डेविस की सफलता को देखते हुए संघीय जहाज मालिकों के लिए उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए बोली युद्ध में शामिल होना असामान्य नहीं था। हैरियट टबमैन का नाम
उन प्रसिद्ध अंडरग्राउंड रेलरोड से जुड़ा है जिन्होंने दासों को दक्षिणी राज्यों से उत्तरी राज्यों में भागने में मदद की। वह गृह युद्ध की कहानी में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। उनका जन्म अरामिंटा रोस के रूप में मार्च 1822 में डोरचेस्टर काउंटी, मैरीलैंड में हुआ था। वह 9 बच्चों में 5वीं थी और दासता की दुनिया में पैदा हुई। उनके दोस्तों और परिवार द्वारा प्यार से मिंटी नाम दिया गया। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया जब बचपन में उनके सिर पर 2 पाउंड का धातु का वजन लगा। यह एक निरीक्षक द्वारा फेंका गया था जो दास श्रमिकों की निगरानी करते थे। एक भागने की कोशिश करते हुए दास पर फेंके जा रहे वजन से हैरियट को चोट लग गई। चोट ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया क्योंकि इसके कारण उसे बार बार बेहोशी का सामना करना पड़ता था। बेहोशी का शिकार एक दास को उसके मालिक के लिए बेचना मुश्किल था और इस तरह वह लकड़ी उद्योग में अपने पिता के साथ काम करने लगी। लकड़ी के व्यापार में काम करते हुए उसने देखा जो सोचा भी नहीं था, उत्तर से आने वाले मुक्त दास जो लकड़ी उत्तरी मिलों तक ले जाते थे। स्वतंत्र लोगों से बातचीत के दौरान उसने शीघ्र ही अंडरग्राउंड रेलरोड और उनके गुप्त संचार तरीकों के बारे में जाना। 1840 में टबमैन के पिता को मालिकों द्वारा मुक्त किया गया। मिंटी ने अपनी मां को भी मुक्त कराने के प्रयास किए, यहां तक कि उन्होंने एक सफेद वकील को मामले की जांच के लिए उस समय की एक बड़ी राशि $5 दिए। हालांकि उनकी मां के नए मालिकों ने पिछले मालिकों के समझौतों का पालन करने से इनकार कर दिया और परिवार इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सका। 1844 में उन्होंने जॉन ए टबमैन नामक एक मुक्त दास से शादी की और उनका उपनाम लेने के बाद उन्होंने अपनी मां के सम्मान में अपना पहला नाम बदलकर हैरियट कर लिया। 1849 में हैरियट टबमैन और उनके 2 भाइयों ने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, जिसके लिए उन्हें पकड़ने पर $100 का इनाम रखा गया। उनके भाइयों ने अपना मन बदल लिया और जब वे लौटे तो वह उनके साथ जाने को मजबूर महसूस करने लगी, परंतु हैरियट ने आजादी का स्वाद छक लिया था और जल्द ही वह पुनः भाग निकली। वह अंडरग्राउंड रेलरोड के माध्यम से फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता पाने में सफल रही, परंतु उनकी अद्भुत कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वह स्वतंत्र हो और उसका परिवार और दोस्त गुलाम बने रहे। इस प्रकार वह रेलरोड की प्रमुख सदस्य बन गई, दक्षिण से भागते गुलामों की मदद करते हुए, और बाइबिल के मोसेस के संदर्भ में शी मोसेस का उपनाम अर्जित किया, जो अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया था। 1871 में युद्ध छिड़ने पर हैरियट टबमैन ने इसे अमेरिका में गुलामी को खत्म करने और अपने लोगों को आजाद करने का मौका समझा, बशर्ते युद्ध में यूनियन जीते। उन्होंने मुक्त गुलामों और श्वेत उन्मूलनवादियों के समूह में शामिल होकर यूनियन के लिए सेवा देने की इच्छा जताई, पर शुरू में विरोध झेलना पड़ा। कुछ समय के लिए उन्होंने नर्स की भूमिका निभाई। हालांकि चीजें बदलने लगी जब 1 जनवरी 1827 को अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, जिससे अमेरिका और संघ में सभी गुलामों को आजाद किया गया। हैरियट टबमैन की भूमिका नर्सिंग कार्य से बदलकर अपने संबंधों और भूमिगत रेलमार्ग के साथ विशेषज्ञता का उपयोग करके संघीय बलों के लिए जासूसों का एक समूह स्थापित करने की हो गई थी। लेकिन उनकी भूमिका जासूस प्रमुख से कहीं आगे बढ़ गई। अपने साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए वह जल्द ही कर्नल जेम्स मोंटगोमरी के साथ अग्रिम पंक्ति में थी, जो एक उन्मूलनवादी थे, और सेकंड साउथ कैरोलिना वॉलंटियर्स, एक पूर्ण काले रेजिमेंट की कमान संभालते थे। मोंटगोमरी और टबमैन ने मिलकर 300 पुरुषों की सेना का नेतृत्व किया, जो सेंट हेलेना साउंड से गनबोट्स पर सवार होकर कॉम्बी नदी की ओर बढ़े। 2 जून की सुबह सेना 2 हिस्सों में बंटी ताकि सैकड़ों गुलामों वाले कॉन्फेडरेट बागानों पर छापे मार सके। इस अफरा तफरी में भारी कॉन्फेडरेट फायरिंग के बीच लगभग 700 गुलामों को बचाया गया, जो छापेमारों और भागते गुलामों दोनों पर लक्षित थी, जिनमें कई बच्चों को बाहों में लिए हुए थे। गनबोट्स द्वारा भागने के प्रयास के दौरान भयभीत मुक्त गुलाम अभी भी अपनी क्षेत्रीय बोली से अनभिज्ञ थे, इसलिए हैरियट टबमैन ने उन्हें शांत करने के लिए गाना शुरू किया।
यह यूनियन के लिए एक शानदार जीत और कॉन्फेडरेट्स के लिए एक अपमानजनक हार थी। छापे में टबमैन के प्रयास यूनियन प्रेस द्वारा अनदेखे नहीं गए, जिन्होंने उन्हें यूनियन युद्ध प्रयास की नायिका का खिताब दिया। उनकी बहादुरी के बावजूद उन्हें सैनिक की तनख्वाह से वंचित रखा गया, क्योंकि महिलाओं को सेना में काम करने की इजाजत नहीं थी। वे निर्भीक रहते हुए बढ़ते रहे, यह जानते हुए कि स्वतंत्रता का लक्ष्य किसी भी कीमत से अधिक मूल्यवान था। उन्होंने यूनियन जासूस नेटवर्क के साथ समन्वय में अपनी भूमिका निभाते हुए कभी कभी शत्रु पंक्तियों के पीछे खतरनाक स्काउटिंग दलों का नेतृत्व भी किया। अश्वेत समुदाय के साथ उनकी संवाद क्षमता अमूल्य थी। जब 1845 में अंतिम कॉन्फेडरेट हार हुई, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हैरियट टबमैन ने अपनी जनता की विजय और स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक योगदान दिया, चाहे वह अश्वेत हो, श्वेत हो, पुरुष हो या महिला। हैरियट टबमैन ने अपने जीवन के शेष भाग में न सिर्फ अश्वेतों बल्कि महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उनका शक्तिशाली व्यक्तित्व और दृढ़ निश्चय इस अभियान में उनकी मदद करने वाले थे। 1913 में उनका निधन हो गया और तब से वह स्वतंत्रता और साहस की प्रतीक बन गई। सभी नस्लीय पृष्ठभूमि के लोगों को उनके विश्वास के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती रही और अग्रिम पंक्ति में सशस्त्र बलों में महिलाओं के रोजगार की पहल की। वह वास्तव में एक अमेरिकी नायिका थी और वहां आपके पास अमेरिकी गृहयुद्ध के 3 सबसे भयंकर योद्धा हैं। कृपया नीचे अपनी खुद की सोच और प्रतिक्रियाएं छोड़ें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।